नमस्कार दोस्तों। कल एक वीडियो हुआ था, आधुनिक भारत हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे और कल के जैसे लंबा वीडियो नहीं होगा। आज कुछ पढ़ाने का तरीका बदला जाएगा। आधुनिक भारत का इतिहास। कल हम लोगों ने क्या देखा था उसको देख लेते हैं शॉर्ट में। हमने देखा था 18वीं सदी के मध्य में भारत के राज्य एवं उनकी राजनीतिक दशा। ये कल हम लोगों ने देखा था कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो धीरे धीरे मुगलों का कई कारणों से, कई अलग अलग कारणों से मुगलों का पतन हो जाता है और 18वीं सदी के मध्य तक आते आते, यानी 1750 के मध्य तक आते आते देखते ही देखते भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाता है। जब विभक्त हो जाता है तो यहाँ की जो कंपनियां हैं वो अपना साम्राज्य विस्तारवादी नीति अपनाएंगी। वो चाहेंगे कि हम विस्तार करें, हम विस्तार करें, जैसे कि और देशों में कर चुकी होती हैं धीरे धीरे करके। पूरे विश्व में दो कंपनियां, एक ब्रिटिश कंपनी जो एक नंबर की शक्ति बन गई थी, दूसरे पे फ्रांस थी। ये हर जगह व्यापार को लेके आपस में टकराते रहते थे, मार करते रहते थे। कल हम लोगों ने पढ़ा उसी क्रम में ये कर्नाटक के 3 युद्ध आपस में लड़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। कर्नाटक के 3 युद्ध पढ़ चुके हैं। ये ब्रिटिश विस्तार का ही एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था। कल हम लोगों ने खत्म कर दिया था। वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, आज उतना बड़ा नहीं होगा। आज रोचक तरीके से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग। देखिए, आधुनिक भारत यहाँ ऊपर लिख देते हैं। आधुनिक भारत कल हम लोग पढ़ चुके हैं। कर्नाटक युद्ध समाप्त कर चुके हैं तीनों। एक बार समरी देख लेते हैं मन करे तो। कर्नाटक युद्ध 3 वार हुए थे, इसको देख चुके हैं। आज क्या हम लोग को पढ़ना है, तो आज 3 टॉपिक पढ़ना है, बहुत रोचक है। एक का नाम है प्लासी का युद्ध, दूसरा है बक्सर का युद्ध, नाम सुना होगा बक्सर का युद्ध, और तीसरा नाम है इसका, इसको कहते हैं द्वैध शासन। ये पढ़ेंगे, इसको डबल गवर्नमेंट कहते हैं। ये डुअल गवर्नमेंट है। और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इसको मैप बना देंगे यहाँ पे, ताकि आपको पता चलेगा ये भारत है उस समय का। ये उस समय का भारत है, ऐसे सिंबॉलिक है, ये मत समझिए ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भारत का क्षेत्र था। ये 18वीं सदी के मध्य तक आते आते, सदी के मध्य तक आते आते ये छोटे छोटे राज्यों में बट गया है। यहाँ बंगाल है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ बिहार है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज्यों में। यहाँ कर्नाटक है, यहाँ मराठे हैं, यहाँ टीपू सुल्तान और हैदर अली है, यहाँ सिंध है, यहाँ रणजीत सिंह है। सिख राज्य ऐसे छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए हैं। यहाँ कर्नाटक के 2 युद्ध 3 युद्ध हो चुके हैं। 2 ही युद्ध मान के चलिए, इसलिए मानिए कि जो प्लासी का युद्ध का समय है कर्नाटक के तीसरे युद्ध के पहले है। 1757 कर्नाटक में 2 युद्ध हो चुके हैं। अंग्रेजों का हौसला बुलंद है। अंग्रेजों का हौसला इसलिए बुलंद है कि 2 कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की है। जीत क्या कर लीजिए, अनिर्णायक ही युद्ध रहा, लेकिन अपना प्रभाव हैदराबाद और कर्नाटक पे बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले प्लासी के युद्ध का पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे अच्छे से। प्लासी का युद्ध हमने अभी क्या बताया, ये जो बंगाल है या जो भी छोटे छोटे राज्य हैं, ये आपस में संघर्षरत हैं। उत्तराधिकारों को लेके आपस में भी कभी कभी लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपस में संघर्षरत है और आपस में भी ये लड़ाई कर रहे हैं। औरंगजेब के मरने के बाद 1707 के बाद जो
इसके ही उच्च अधिकारी मैंने मुगल वंश के ही जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, जब देखे कि ये इसकी सत्ता कमजोर, वो भी मौका की तलाश में थे, जैसे अंग्रेज हैं अभी, धीरे धीरे अपना स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिए। बंगाल में जो उच्च अधिकारी कहता था कि अब स्वतंत्र व्यवहार है, इसके मरने के बाद हम यहाँ का भैया वो हैं शासक, हमको कहो नवाब। कहा ठीक भैया, हम यहाँ की जनता तुमको नवाब कहेंगे। तो नवाब की परंपरा चालू हो गई थी, और में भी नवाब, कर्नाटक में नवाब, हैदराबाद कहा कि नहीं हमको नवाब नहीं, हमको निजाम कहो। वो निजाम शुरू हो गया। यहाँ मराठा तो ये खुदे उल्टा थे, ये सब पे आक्रमण करते, चाहे नवाब हो चाहे निजाम, क्योंकि खुदे चाहते थे कि हम मुगल के बाप बने, सब पे आक्रमण करें। ये आक्रमण हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, मराठा शक्तिशाली है इन राज्यों में, सब पे कर रहा है और लूट के धन ला रहा है अपने राज्य में। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बना रहे हैं। बंगाल में उस समय नवाब हुआ करते थे। नवाब ऐसे क्रम से बनेंगे मरने के बाद, इसके मरने के बाद यहाँ नवाब बनते चले जाएंगे, बनते चलेंगे। एक नवाब बनेगा बंगाल में 1756 में, उसका नाम होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अब देखिए, यहाँ का नवाब बना सिराजुद्दौला, इसके पहले भी कई बनेंगे, ये बना सिराजुद्दौला 1756 में। लड़ाई ये 1757 में होगी। क्यों होगी, उसकी पृष्ठभूमि बना रहे हैं। ये बनेगा, हम क्या बताए कि छोटे छोटे राज्यों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो भैया युद्ध कैसे, अब भैया इसी के, और अंग्रेज अपना हाथ आजमा रहे हैं हर जगह, जहां भी युद्ध चल रहा है उत्तराधिकार के लिए सपोर्ट करते रहे एक पार्टी को, तुम बन जाओ भैया, जीत जाओ, हमको कुछ पैसे रुपए ला के दो। इसकी मौसी है भाई, नाम इसका देखिए, नाम से इसको पता चल जाएगा कितनी हरामी है, घसीटी बेगम। और इसका मौसेरा भाई, ये मत मौसा मौसी मत याद रखिए, बस इतना जानिए, मौसी थी तो लिखती है। मौसेरा भाई शौकतगंज, ये दोनों इनको चुनौती देने लगते हैं सिराजू को। ए सिराजू, तुम बन तो गए, लेकिन तुमको यहाँ बंगाल का नवाब टिकने नहीं देंगे। यही ना है, भारत पूरा देश एक छत्र राज था मुगलों का, धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में बंट गए, अब ये गुलाम बनने की प्रक्रिया में है। गुलाम बनने की सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, आपस में लड़ जाओ, दूसरा कब्जा कर लेगा। तो सिराजू बने यहाँ का बंगाल का नवाब, इनको सिराजू कहेंगे, दौलत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सिराजू बंगाल का नवाब बने हैं। मौसी घसीटी बेगम मौसेरा शौकतगंज इनको चुनौती दे रहे हैं, खुदियाते रह रहे हैं कि खोदेंगे तो इसका काम बिगड़ेगा। सिराजू भैया 1756 में बने हैं। ये मौसी उससे दामाद से परेशान है, तब तक अंग्रेजों को मिल गया मौका। ऐसे ही अंग्रेज मौका खोजते रहते थे। ओह, ये तो समय बहुत अच्छा है, यहाँ कर्नाटक हैदराबाद में अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, बंगाल में अपना टांग लड़ा दो। कैसे टांग लड़ा दो कि जो मौसी हैं और दामाद हैं, इनसे अंग्रेज जाकर कहे कि हाँ हाँ लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मौसी घसीटी और ये शौकतगंज, दामाद कर रहे थे, सॉरी, शौकतगंज मौसेरा भाई है। शौकतगंज और घसीटी को अंग्रेज सपोर्ट कर दे, चलो चलो लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये क्या, इसका मतलब क्या कि अंग्रेज अभी तक जो कंपनी से लड़ रहे थे कर्नाटक के तीनों युद्धों में, फ्रांसीसी कंपनी से लड़ रहे थे, अब सीधे इनको चुनौती दे रहे हैं सिराजुद्दौला को कि भैया इस बार हम तुमको हराएंगे। कंपनी से बहुत लड़ लिया, अब अनुभव हमको प्राप्त है, अब सीधे तुमसे लड़ेंगे। इसको कर दिए, उत्साहित हो रहे हैं, अंग्रेज सपोर्ट कर दिए। दूसरा काम का क्या कर रहे हैं कि जब ये आए थे तो क्या बताए थे कि जहाँ मजबूत शक्तियाँ होती थी वहाँ अनुमति पत्र लेके अपना व्यापारिक केंद्र खोल लेते थे। तो बंगाल में यहाँ व्यापारिक केंद्र खोले थे, कलकत्ता, और भी खोले थे, कलकत्ता था, कासिम बाजार था, मिदनीपुर था, यहाँ सब अपना, हुगली था, यहाँ अपना व्यापारिक केंद्र खोले थे। ये तो काम कर ही रहे हैं। अब भैया यहाँ कलकत्ता का जो व्यापारिक केंद्र है, अंग्रेज कहे कि यहाँ काम लगाओ। काम क्या लगाओ, तो इसकी किलाबंदी करो। और भैया किलाबंदी, भला ये नवाब वो भी बहुत ताकतवर, दो तो इसको पहले संरक्षण दे ही दिए हैं, और ये अपने किले की किलाबंदी करने लगे। नवाब को पता चला, कोई आके कान ठुका, ए साहब, सिराजुद्दौला का अंग्रेजवा तो तुम्हारा मौसी और मौसेरा भाई को सपोर्ट कर दिए तुम्हारा विरुद्ध, और इधर कलकत्ता पे अपना ये काम लगा दिए, दीवार जुड़ाना शुरू कर दिया। सिराजू गरम, कहाँ सेनापति से, ऐसे ये नहीं मांगेंगे, ये बहुत दिन से खुद आ रहे हैं, 1756 में बना है, अभी 1 साल नहीं हुआ है? कहा कि ऐसे ये नहीं मानेंगे, सेनापति सैनिक तैयार करो, इनके घर में घुस जाएंगे इस बार, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। कलकत्ता है इनका केंद्र है, और भी केंद्र है,
है। कासिम बाजार भी इनका केंद्र है, ठीक है। अंग्रेजों का ये कासिम बाजार भी केंद्र है। कासिम बाजार व्यापारी केंद्र है। खिसिया जाता है कि भाई मौसी मौसेरा भाई को संरक्षण दिए और तुम यहाँ कलकत्ता में दीवार घेरना शुरू, किलाबंदी करने लगे बिना हमको पूछे, और पूछने में मना किया था तो भी कर रहे हैं। अनसुना ही कि झगड़ा होगा। अब यहाँ पे क्या करेगा बंगाल का नवाब, सेनापति को तैयार कर रहा है कि निकाल लो एकदम भाला लाठी जो भी है तैयार कर लो, इस बार इनको छोड़ेंगे नहीं। आक्रमण कर देता है इनके कलकत्ता वाले पे, कासिम बाजार वाले पे। यहाँ के अब अधिकारी ये भारत है, ये भारत है। आक्रमण बंगाल से आक्रमण इनके उस पे खिसिया गया है बहुत। सुजाऊ सुजाऊ कर रहे हैं सिराजू, सिराजू एकदम गुस्से में है क्योंकि इसी के विरोधियों को संरक्षण दिया अंग्रेज। इनको लठिया देगा, लठिया देगा, ये भाग के जाएंगे। यार आप लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, यही एक छोटा सा द्वीप है, फुल्टा नाम है इसका, फुल्टा। सब यहाँ के अंग्रेज अधिकारी छोड़ के भाग गए फुल्टा में। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर, लेके इनको खदेड़ दिया फुल्टा में। फुल्टा से चिट्ठी भेज रहे हैं, कहाँ, ब्रिटेन में, कि सरकार हुजूर ये तो यहाँ का एक नवाब है, हम लोग खदेड़ दिया है। ये तुरंत चिट्ठी भेजते हैं यहाँ कर्नाटक में, हैदराबाद में, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा है कर्नाटक के तीनों युद्ध से। चिट्ठी भेजता है यहाँ दूसरे कर्नाटक के युद्ध में माहिर आदमी रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव के पास। और ये चढ़ा बढ़ा के करते हैं इनके साथ, बस ये खदेड़ा है, मारा पीटा है, 2-4 लाठी दिया होगा, अंग्रेजों को सबको खदेड़ दिया है कलकत्ता से और इससे। और खदेड़ने के बाद सिराजू क्या कहे, सिराजू की भाई हर राजा का कोई चेला होता है, नवाब भाई बंगाल का नवाब, इसका चेला एक, उसका नाम मानिक चंद, चटोरा टाइप का चेला मानिक चंद। कहा कि मानिक बेटा, कहा कि जी साहब, ले लो तुम कलकत्ता। अंग्रेजों से जो जीता है कलकत्ता, ये दे दिया मानिक चंद को। मानिक चंद तुम संभालो, ये चुटेरा साला छोटा आदमी है, अभी बाद में पता चलेगा। मानिक चंद कलकत्ता को संभाल रहा है, अंग्रेजों को खेद दिया यहाँ फुल्टा द्वीप पे। फुल्टा से फोन किया ब्रिटेन में कि साहब हुजूर ये तो बंगाल का नवाब हमको खदेड़ दिया है। और क्या किया है, और कहानी बनाया। इसी में का एक अधिकारी था, उसका नाम यहाँ नोट कर लीजिए, उसका नाम था हालवेल। ये क्या कहा फोन करके, वही जैसे भी किया होगा टेलीफोन से या जो भी उस समय सिस्टम होगा, हालवेल साहब हम लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, बहुत सारे लोगों का, हम लोग के बहुत सारे लोगों का एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, उसमें से 123 मर गए। और ये समझिए कि हम लोग इस समय का ये तो काल कोठरी का घटना है, ये तो काल कोठरी का घटना है। हालवेलवा फोन करके कह रहा है ब्रिटेन का एकदम तुरंत फोन, जहां जहां भाई रहेगा भारत में फोन करेंगे नहीं, इकट्ठा हो जाओ, नवाब को समझाना है। ये अनुभवी आदमी रॉबर्ट क्लाइव, फोन आता है जाओ सेना लेके बंगाल पहुंच जाओ। रॉबर्ट क्लाइव अब जाएगा बंगाल, सेना लेके यहाँ से जाएगा बंगाल। सिराजू क्या क्या है, 2 काम किए हैं, मौसी और मौसेरा भाई शौकतगंज को संरक्षण दिए हैं, कलकत्ता पे किला कर रहे थे, इनके उसमें किला कर दिया और भेज दिया फुल्टा द्वीप। और ये मानिक का चेला है, सिराजू का चेला मानिक चंद्र को दे दिया कलकत्ता कि तुम संभालो कलकत्ता, ऐश करो। अब यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव सेना लेके जाता है। हम क्या बताएं कि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, जिसमें सबसे शक्तिशाली मराठा है। और एकदम उसी समय जब मुगलों का पतन हुआ था, उसके बाद 18वीं सदी के मध्य में यहाँ से ईरान से नादिर शाह, बता दे रहे हैं जानकारी के लिए, और अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह उसी समय आक्रमण कर रहे हैं। और ये मराठा तो बहुत हरामी का मैंने विस्तार करने के लिए ये भी कर रहे हैं आक्रमण इस पे, ठीक है। ये आक्रमण कर रहे हैं, बंगाल पे कर रहे हैं, अवध पे कर रहे हैं, निजाम पे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये सेना लेके जाता है। फिर ये बहुत चालाक रॉबर्ट क्लाइव अधिकारी है, ये ब्रिटिश कंपनी का एक अधिकारी है। अब इसको साफ सुथरा कर लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बहुत गोलमोल हो गया। अब एक अधिकारी है रॉबर्ट क्लाइव, अच्छे से अब समझते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है कर्नाटक, ये अपना घोड़ा वोड़ा लेके चला है अपना, इसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, सेना लेके। फोन आया है कि हमारे भाई दोस्त को यहाँ फुल्टा द्वीप में
द्वीप में खेदे हैं इसको। उल्टा द्वीप में सब अधिकारी यहाँ शरण लिए हुए, 123 को तो मार ही दिया है कोठरी में बंद करके। कौन? बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। इसका नाम क्या है? सिराजू। सिराजू का मतलब सिराजू दौला, सिराजू। ये प्लासी का युद्ध की पृष्ठभूमि बना रहे हैं हम, कैसे युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1756 में नवाब बना था। यहाँ मानिक को, ये इनको भगाने के बाद कासिम बाजार पे भी कब्जा किया था, तो मानिक को दे दिया कि बेटा मानिक, मानिक चंद, मानिक चंद तुम कलकत्ता संभालो। रावट कलयुग षड्यंत्रकारी कूटनीतिज्ञ है एकदम। ये मिलता है मानिक से, कहता है कि मानिक बेटा तुमको जितना पैसा चाहिए पैसा ले लो, जो भी है ले लो, हम लोगों के पास सेना है, हम तो युद्ध करेंगे ही इनसे, और ये दे दो, नहीं तो ऐसे युद्ध में हार जाओगे। क्या मतलब? ये छोटा टाइप का आदमी कहता है हाँ बहुत अच्छा काम, तो पैसा लेके साला ये जैसे इनको दहेज में दिया था, फिर अजुआ जान पाएगा इनका गर्दन काट देगा। ये दे दिया अंग्रेजों को कलकत्ता, इसको पता लगा, लेकिन ये भी बेचारा इस समय परेशानी में है। यहाँ से मराठा कर रहे हैं आक्रमण, मराठा इसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ये नादिर शाह, अहमद अब्दाली उत्तर पश्चिम से आक्रमण हुआ। इसके जो भी कूटनीतिज्ञ हैं कहे कि साहब ये तो कलकत्ता पे कब्जा हो गया, क्या करें? वो छोड़ दो कलकत्ता, कह दो कि उस पर किलाबंदी भी कर लें, क्योंकि हम तो अंग्रेजों को तो कभी भी देख लेंगे, ये इस समय ये आक्रमण हो रहा है। वो कहा कि ठीक है, कह दे रहे हैं। तो अंग्रेजों से बात हुई, कही कि ठीक है बना लो, तुम लोग किला वाला बना रहे हो, अभी एक बार खेदे थे, इस बार खेदेंगे भग जाओगे, पहले इनसे हम निपट ले। ये षड्यंत्रकारी, जब तक इधर ये निपटता, उत्तर पश्चिम से जो नादिर शाह और अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली पे आक्रमण कर रहे थे, मराठा कर रहे थे, अंग्रेजों को ये हल्का में ले लिया एक बार खरीदने के बाद। ये तो बदला ले रहे हैं, रावट क्लाई और अपना विस्तार भी कर रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ गया सीधे सिराजू का मुख्य सेनापति, यहाँ पे देखिए मुख्य सेनापति, इसका नाम मीर जाफर। ये तो और छोटा है, मानिक तो थोड़ा सा कम बेसी पैसा लेके दे दिया कलकत्ता। अब इसको समझिए, सिराजू का सेनापति मीर जाफर, मुख्य सेनापति। रावट क्लाई कहा कि मीर जाफर बेटा तुमको हम बनाएंगे यहाँ का नवाब, तुम क्या करो कि अपनी सेना लेके हमारे में आ जाओ, तुमको पैसा भी देंगे, नवाब बनाएंगे, सेनापति रखे, क्या करोगे? एक दिन मारे जाओगे युद्ध में। ये सारा छोटा, इसी के कारण ये हुआ। ये मिल गया इसमें, कहा कि साहब पैसा आप दे रहे हैं इतना, थोड़ा बढ़ा के दीजिए, 5 लोग और हम लेके आएंगे। कहा कि ठीक है लेके आओ, रावट ले गया। तो फिर ये अपने साथ और लोगों को, अमित चंद, जगत सेठ, ये सब उच्च अधिकारी हैं सिराजू के। जगत सेठ, अमित चंद, दुर्लभ राय, ये जो भी हैं, जगत सेठ, अमित चंद, दुर्लभ राय, और ये सब मिर्जाफरवा लेके जाता है और मिल जाता है। इसमें डेट तय होता है, क्या होगा? तो एक डेट होता है, बंगाल में एक जगह है, ये सब बदला लेने के चक्कर में सिराजू से, क्योंकि मारा है भैया, कोठरी में बंद करके इनको लतियाया उल्टा द्वीप में, इधर से ये लेके पहुंचे कलकत्ता में, अपना किला कर ही है। बंगाल में एक जगह है पलासी, ऐसे लिखा जाता था उस समय पलासी, चूंकि वहाँ पलास का ज्यादा पेड़ है इसलिए इसको पलासी कहा जाता है। दिन है 23 जून का। इसको खुदियाते सिराजू को 56 में बेचारा बना था, गर्मी का महीना तक ये षड्यंत्र किया, क्योंकि खेत दिए थे रावट कलैया यहाँ माहिर आदमी। 23 जून 1757 के दिन प्लासी में, अब इसको मिर्जाफर जाके चढ़ाता है कि साहब इस बार अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं, मौका मिला है इनको खदेड़ दिया जाए, क्योंकि ये कर्नाटक से भी रावटवा सेना लेके जा रहा है। इसको चढ़ाता है क्योंकि इसको नवाब बनना रहता है, इस चुट्टा को नवाब बना रहता है और इसको चढ़ाता है। तो ये कहता है कि ठीक चलते हैं। सिराजू को दिमाग काम नहीं करता है, ये समझता है कि मेरे में है, लेकिन ये तो मिल गया है उधर। सिराजू पलासी के मैदान में जाता है, आक्रमण होता है। कुछ ही घंटों में पता चलता है कि मीर जाफर ये तो दोगला आदमी, ये मिल गया इन अंग्रेजों में, पूरा सेना लेके मिल गया, आधा से ज्यादा। इनका काम तमाम। रणभूमि में 23 जून 1757 को सिराजू मारे गए, अब बन गया मीर जाफर यहाँ का नवाब। अब आप लोग बताइए कि अब ये कठपुतली होगा कि नहीं मीर जाफर? इस साला धोखा दिया और बन गया वहां का बंगाल का नवाब। अब ये कठपुतली होगा कि नहीं? तो कोई भी युद्ध जब होता था, कोई भी जब युद्ध होगा तो उसमें जीत हार होगी। अभी अंग्रेजों के मन का नवाब बन रहा है, तो कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ उपहार मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। अब जो सोना चांदी लाके, पिछले वीडियो में बताए थे कि अंग्रेज या जो भी कंपनियां थी अपने देश से सोना चांदी लेके आती थी, हम मसाला खरीदती थी, कपड़ा खरीदती थी, फिर ले जाके बेचती थी। अब क्या होगा?
मीर जाफर बंगाल का नया नवाब। अब ये क्या करेगा, अंग्रेजों को जीजा ही समझ लीजिए, अंग्रेजों को तो ये अपने जीजा को दे रहा क्या, 24 परगना, जैसे इसको दहेज में मिला था 24 परगना। मानिक चंद्रवा भैया रमी साला ये 24 परगना की जमींदारी दे देगा। जमींदारी का मतलब अभी बता रहे हैं आपको। मीर जाफरवा अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी की, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे होता है ना कि कोई क्षेत्र ले लीजिए, 24 परगना की जमींदारी दे देगा प्लासी के युद्ध के जीत के बाद। ये मीर जाफर के लो भैया, हमको नवाब बनाए ले लो, इसमें का जो भी पैसा आएगा तुम लोग रख लेना, ये नवाब, कठपुतली नवाब। अब इसी पैसे से ये अंग्रेज क्या करेंगे, जो पहले सोना चांदी लाना पड़ता था भारत में, इसी से माल खरीदेंगे, यूरोप में ले जाके बेचेंगे। अब देखिए ये डायरेक्ट चाहते तो डायरेक्ट मीर जाफर को हटा के अपने बन जाते, क्योंकि हारा है वो, लेकिन नहीं, ये इनडायरेक्ट करना चाहते हैं, इनको मुनाफा से मतलब है। जो काम इनडायरेक्ट हो जा रहा है उसको डायरेक्ट करने से क्या मतलब, जनता भड़क जाएगी। मीर जाफर इनको ये दे दिया, अब शुरू हो गया है, अब एकदम इनका साम्राज्य विस्तार का दौर शुरू है। और ये गुलामी में अब जकड़ेगा पूरा भारत। जो छोटे छोटे राज्यों में बड़ा में था तो इनको संतोष नहीं हो रहा, छोटे छोटे में बटा है, धीरे धीरे एक एक करके सब ले लेंगे। ये हो गया काम। मीर जाफर को बना दिए 1757 में युद्ध के बाद बना दिए। और आपको एक घटना बता देते हैं, इनको बना दिए अब नवाब। बंगाल का नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। अब मीर जाफर अपने रास्ते पे से थोड़ा भटकेगा, इसका भाई नवाब बन गया है, सेनापति से डायरेक्ट नवाब। मीर जाफर का कपार पे चढ़ गया खून, ये थोड़ा अपने रास्ते पे चल रहा था, इधर उधर जाने की कोशिश करेगा। अंग्रेज हैं, पढ़े लिखे लोग, इसको ये जो धोखा किया था सिराजू के साथ, इसको खेद देंगे, कहेंगे जाओ खेद दिए इसको, तुम नवाब यहाँ नहीं रहोगे। इसी का एक नवाब रहता है जिसका नाम रहता है मीर कासिम। मीर कासिम, उसको नवाब बनाएंगे बंगाल का। अब देखिए ये जो मीर जाफर दिया 24 परगना की जिम्मेदारी, देखिए कैसे कैसे ये ले रहे हैं। जमींदारी का मतलब क्या, कि वहां का पैसा जो वसूलेंगे वो अंग्रेज लेंगे। ये दे दिया मीर जाफर। अब इसको बनाएंगे इसके दामाद को, ये भी कुछ देगा सरवा। ये भी 3 दे दिया, 3 शहर दे दिया। कौन कौन, तो मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव दिया। मीर कासिम ये था, ये थोड़ा खुरपाती टाइप का था, कि कहा अंग्रेजों से कि हाँ हम आप लोगों के हिसाब से रहेंगे, हमको नवाब बना दिए ना, ये 3 दे दिया, पैसा खाओ, ऐश करो, मचाओ, यहाँ लूटपाट मचाओ। मिदनापुर दे दिया, वर्धमान दे दिया, चटगांव दे दिया, इसको खरीद दिए मीर जाफर को। मीर कासिम क्या किया कि ये कहा क्या, लेकिन हम शासक वाली थोड़ी जिंदगी जीना चाहते हैं और अपने मन से थोड़ा रहना चाहते हैं। 1760 में हटा के इसको बना दिए, इसी के दामाद मीर कासिम को। थोड़ा सा हम भी थोड़ा रुतबा वाला काम करना चाहते हैं, हम शासक बन के रहेंगे, जो आप कहेंगे वो तो कर दिया हमने, आपको 3 दे दिया, आप आराम करो। क्या होता था, एक कहानी छोटी सी बता रहे हैं। 1760 के बाद ये पतन शुरू हुआ, तभी तो छोटे छोटे राज्य में बटे हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बाद नाम मात्र के मुगल बादशाह आते थे। एक मुगल बादशाह था 1717 में, उसका नाम था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर ने क्या किया कि एक फरमान जारी किया था, किसके लिए, तो अंग्रेजों की कंपनी के लिए। अंग्रेजों की कंपनी जो भारत में है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। और फरमान जारी किया था, कहा था कि जो भी कंपनी होगी, निजी व्यक्ति के लिए नहीं, कंपनी के लिए, वो फ्री में ट्रेड करेंगी, मतलब मुक्त व्यापार करेंगी, आयात निर्यात शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन भैया कोई भी कंपनी होती है, आप समझ रहे हैं, दलालों की कमी नहीं है, दलालों की कमी नहीं है। वो फर्रुख सियर किया था किसके लिए, कंपनी के लिए, कि भाई कंपनी बस व्यापार करेगी, जो कंपनी के नाम से व्यापार होगा उसमें टैक्स नहीं देना होगा। अब इसमें जो कंपनी में चोरवा टाइप के अंग्रेज दलाल होते थे, वो क्या करते थे कि खुदे व्यापार करना शुरू कर दी, छुटपिटिया, होलसेल नहीं, खुदे का व्यापारी, क्योंकि टैक्स लगना नहीं था, टैक्स कंपनी के लिए नहीं लग रहा था, कंपनी के पास पे अपना व्यापार शुरू कर दिए। अब इस चीज को लेके जो फरमान जारी किया था, उसका नाम, उसको दस्तक कहते थे। क्या, फर्रुख सियर ने 1717 में जो मुक्त व्यापार का फरमान जारी किया था, उसको दस्तक कहते थे। अब क्या हुआ,
देखिए क्या सिस्टम अंग्रेज बना रहे हैं। अंग्रेज बस लूट रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं उसको देखिए, इनडायरेक्टली कैसे लूट रहे हैं। तो ये दस्तक जारी किया था। तो ये बंगाल में जो भी नवाब बने हमेशा अंग्रेजों की झड़प होती थी। क्यों? क्योंकि भाई नवाब कहते थे कि कंपनी के लिए बना है, चोरवा टाइप के तुम्हारे कुछ कर्मचारी है खुद व्यापार कर रहे हैं, तो ये हमेशा झड़प उड़प होती रहती थी। और चूंकि मीर पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बनाया अपना कठपुतली नवाब, इसको खदेड़ दिए, मीर कासिम को बना दिए, 3 दे दिया जमींदारी। अब भैया झड़प तो होगी नहीं, अब तो और जबरदस्ती करेंगे। अब ये प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि प्लासी के युद्ध के बाद ये जमींदारी तो मिला ही था, और जो ये दस्तक कंपनी के लिए था, ये कंपनी के लिए था। मीर कासिम ने कहा कि चलो भैया कंपनी के लिए है, तो इस युद्ध के बाद ये निजी कर्मचारी, ये जो निजी कर्मचारी हैं कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भी फ्री में करेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद ये हो गया था, ये जमींदारी मिल गई थी, ये हो गया था, फ्री में करेंगे। लेकिन अंग्रेजवा क्या करते थे, अब ये इसको शौक जगह था हम रहेंगे नवाब के साथ, नवाब की तरह मीर कासिम को। अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों पर टैक्स लगता था, भारतीय व्यापारियों पर टैक्स लगता था, वो फ्री नहीं था। तो ये नवाब को ले जाके कर चुकाते थे, मान लीजिए 10 रुपए चुकाते थे। तो अंग्रेज क्या कहे, कर्मचारी, अब तो इनको कर्मचारी को फ्री हो गया था, दस्तक जो कंपनी के लिए था कर्मचारी के लिए हो गया, युद्ध जीतने के बाद उपहार मिला, ये सब तो मिला ही। अब जब फ्री हो गया तो अंग्रेज क्या कहे भारतीय लोगों से, क्या झूठे नवाब को 10 रुपया देते हो, 5 रुपया हमको दो, 10 रुपये झूठे उसको तो 5 रुपये तुम लोग, 5 रुपये का तुम्हारा फायदा, 5 रुपये का हमारा। नवाब गायब। और नवाब अब कहा कि सर ये तो हमको कठपुतली तो बनाए, इनको काम भी कर दिए, और ये बात हमारा नहीं मानना है, हम शासक की तरह क्या हमारी जिंदगी है। ये कहा कि नहीं, एक नया नियम लाया, कहा कि भैया भारतीयों का फ्री, भारतीयों को ट्रेड फ्री, ठीक है, मैंने मुक्त व्यापार, अब ये मुक्त व्यापार करेंगे। मीर कासिम कहा, अंग्रेज ने साला हमारा आदमी, हमारे रोटी पे जीने वाला आदमी, सोचिए भारत में आके ऐसा बोलना है, ये हम अच्छा अंग्रेजों का नुकसान हुआ कि नहीं, जब भारतीयों के लिए फ्री हो जाएगा तो जी 5 रुपये इनको दे रहे थे, और 5 रुपया अपने फायदा, और 5 रुपया घाटा होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी फ्री होगा, अब कैसे भारतीय देंगे, कहेंगे हमारे पास भी पत्र है, लो देख लो, ठीक है। तो ये काम कर दिया, तो इसको भी अब लतिया दिए है, लेकिन लतखोर। अभी देखिए ये देखिए लड़ाई तैयार करता है, 1763 में इसको खेत दिए कि भाग जाओ, नजर के सामने से जाओ, उसी वही चोरवा ठीक था, भले रास्ता से इधर उधर जा रहा था। फिर बुलाए मीर जफरवा को, मंजो भैया नवाब यहाँ का था, 1763 में ये नवाब बना। ये था खुरपात टाइप का, ये कहा कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं कैसे, तुमको बहुत पैसा कमा रहे हो तुम लोग, तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये अब थोड़ा सा दिमागी टाइप का था मीर कासिम। मीर कासिम यहाँ अवध था, आपको पता ही है, अवध में भी नवाब हुआ करता था। राष्ट्रीय एकता नहीं थी, राजनीतिक एकता नहीं थी, नहीं तो यहाँ कोई देश में आके और बंगाल में ऐसे ऐसे सब वसूली कर रहा है पैसा, अगर ये एक होके तो इनको अंग्रेजों को मार के भगा नहीं देते, लेकिन नहीं थी। अवध के नवाब के पास गया, जाके पैर पकड़ लिया। यहाँ का उस समय नवाब था शुजाउद्दौला, कि भैया हो भैया बचा लो हमें, ये तो हमको नवाब बने थे, हमको खेत दिए हैं और बना दिए फिर मीर जाफर को। अच्छा चलो मिल जाओ, इनके साथ लड़ाई करेंगे, हैं तो क्या मिलेगा इसके बदले, कहा कि तुमको कुछ बंगाल का हिस्सा हम दे देंगे, जीत जाएंगे। तो गया देखा। अब समझिए 1707 तक हम आपको बताए थे आप लोगों को कि अफगानिस्तान से लेके औरंगजेब के मरने के पहले तक बांग्लादेश, नीचे कन्याकुमारी, ऊपर कश्मीर तक मुगलों का शासक हुआ करता। जब ये गया हक्का बक्का रह गया मीर कासिम अवध के दरबार में। अब ये जो नवाब वो होते थे मुगल बादशाह, नाम मात्र के होते थे, ये दिल्ली तक सिमट गए थे। देखा कि अवध के दरबार में ये मुगल बादशाह, जो उस समय भारत के मुगल बादशाह बस नाम मात्र के, जो दिल्ली में रहा करते थे, अवध के घर में लुकाया ऐसा था। उसका नाम शाह आलम, शाह आलम सेकंड अवध के दरबार में छिपा हुआ था। ये पूछा कि ये सुझाव भैया ये का छुपा है वो मुगल बादशाह, वो कहा कि इसका वजीरवा से ये डर के भागा है हमारे पास। अब ऐसी हैसियत हो गई, जो पूरे भारत में राज्य करता था, एक समय ऐसा आ गया कि ये अवध के दरबार में जाके छुप रहा है अपने वजीर के डर से। भाई बादशाह बादशाह कितना भी टूटा तो भिखारी तो होगा नहीं। देखा कि जहाँ भी जाते थे बादशाह थे तो 5-10 हज़ार सेना इनके पीछे पीछे जाएगी। कहा
कि भैया इनको भी मिला लेते हैं, इनको भी ले लेते हैं। कहा कि चलो मिला लेते हैं, इनको भी ले लिया 5000 सेना भाई, इसके पास भी आगे पीछे चलने के लिए। शुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम ये पूरे भारत का नवाब नाम मात्र का, जो जाके छिपा हुआ है खुदे चोर साला, मीर कासिम जिसको खेदे हैं, ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, युद्ध करेगा। अब देखिए, अब युद्ध करेगा तो ये खुदे घाटा में जाएगा। घाटा में क्या जाएगा तो उसको समझिए। 1763 में इसको खेदे हैं, ये अपना षड्यंत्र रच रहा है, ये बुला के लाया है। देखिए ये हो गया मीर कासिम, मीर कासिम, ठीक, ये हो गया मीर कासिम। मीर कासिम जिसको खेद दिए हैं 1763 में, ये अवध के नवाब को लाया है, अवध के नवाब को। उस समय बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को बना दिए हैं, उसका नाम है शुजाउद्दौला। अवध के नाम है शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह उस समय का, मुगल बादशाह, उसका क्या नाम था? शाह आलम सेकंड, जो लुकाया था उसके घर में, शाह आलम सेकंड। तीनों को लाया, कहा कि अब हम अपना बदला लेंगे। इसको तो खेदे थे तो ये अपना बदला ले रहा है, और इसको पटा के लाया था कि तुमको दे देंगे कुछ बंगाल का हिस्सा। इधर है ईस्ट इंडिया कंपनी, दिन चल रहा है, महीना चल रहा है अक्टूबर, सन है 1764, जगह है बक्सर। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नेतृत्व कर रहा है सेनापति, इसका नाम है हेक्टर मुनरो। अब देखिए भैया, इनको पागल को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये अंग्रेज है, पहले तो ये खुदे अपने में धोखाबाजी करके बने, अपने में लड़ कट के मरे, अब ये इनको मिर्ची लग रही है, ये सब जीत रहे हैं तो, कि 1764 चल रहा है, 1761 तक बंगाल में प्लासी के युद्ध में जीते, तीनों कर्नाटक युद्ध में जीते, इनके पास सेना है, पैसा मिल ही रहा है वहाँ 4 गांव से, 24 जमींदारी परगना से, मिदनापुर से, चटगांव से, वर्धमान से युद्ध होती है, मारे ये तीनों को खत्म। मारे के मतलब कि इनको पटकने दे दिए। अब युद्ध होता था तो क्या होता था, कर्नाटक युद्ध के बाद हार गया, बक्सर का युद्ध खत्म। हारने के बाद क्या होगा? समझौता, भैया समझौता होगा, समझौता होगा तो क्या होगा, ये जो नाम मात्र के बादशाह थे, 3 संधियां होगी 1765 में। एक होगी बंगाल वाली, जो बंगाल में ये सेना उन्हें दबाव वगैरह रखे थे, कहा कि सेना इतना मत रखो, सेना में कुछ कटौती कर दो, ये कम कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी वाली। और क्या समझौता में हुआ, ये हो गया। और दूसरा होता है 2 संधि अगस्त में 1765 में ही, अगस्त 1765 में ही। ये जगह जो होता है वो रहता है इलाहाबाद, इलाहाबाद, उस समय का इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। 1765 में अगस्त में ही 2 जगह, क्योंकि हारे हैं तो बंगाल के साथ तो ये हो गया, अमेरिका सीमाओं के साथ जो भी है। अब एक संधि होगी अवध के साथ, और एक संधि होगी मुगल के साथ। अब भैया अवध हारा है बक्सर के युद्ध में, तो अवध से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कहेंगे कि ले आओ 50 लाख रुपया मुआवजा, 50 लाख रुपया हर जाना, युद्ध में आ रहे होगी, 50 लाख देके अपना काम छुट्टी करके भागेगा। मुगल के साथ चूंकि नाम मात्र का तो यही था ना, कागज पे तो यही चल रहे थे पूरे भारत के, ये तो छोटे छोटे अपना स्वतंत्र बंगाल में इधर उधर, इससे क्या करेंगे, कागज लिखवा लेंगे मुगल से कि अभी 4 से काम नहीं चलेगा, 24 परगना की जमींदारी और मिदनापुर और चटगांव। अब भैया क्या हमको चाहिए, पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी चाहिए, समझिए। 1765 में मुगल के साथ ये लिखवा लिए। अब इनको इतने की जमींदारी मतलब 26 करोड़ का काम कर लिए, इनको कहे कि तुम अब आराम ऐश काटो, तुमको हम 26 लाख रुपया पेंशन दे रहे हैं, तुम अब बैठो आराम करो। इनको पेंशन दे दिए 26 लाख रुपए, और कहे कि तुमको जिला भी दे दे रहे हैं, ले लो एक कोरा जिला और एक ले लो कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता या कोरा, ये दोनों में से इनको दे दिए, मतलब 26 लाख पेंशन देके इनको बैठा दिए। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा, सबसे मेन बात क्या है कि बक्सर युद्ध के बाद इनका रेवेन्यू का इतना मजबूत नींव, इसको मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैप में देखिए, यहाँ पहले हैदराबाद पे प्रभाव बढ़ाए ईस्ट इंडिया कंपनी, कर्नाटक पे प्रभाव बढ़ाए, कर्नाटक इधर ही थे उस समय, कर्नाटक पे प्रभाव बढ़ाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तीनों युद्ध के माध्यम से, इस पे और इस पे।
यहाँ पे अपने मनपसंद का बिठा रहे हैं, अपना सेना उना तैयार कर रहे हैं। फिर ये बंगाल में प्लासी के युद्ध में 1757 में यहाँ पे पहले एक जगह जमींदारी लिए, फिर मीर कासिम को, मीर जाफर को हटाए, फिर 3 जगह, फिर 4 जगह जमींदारी वसूल ले। अब क्या किए, अब ये बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, उड़ीसा और बिहार, समझ रहे हैं ना, ये तीनों शक्तियों का अब क्या कि अब यहाँ का पूरी जमींदारी के मतलब जो भी यहाँ का इनकम होगा, पैसा होगा, यहाँ का पैसा वसूलेंगे, कर वसूलेंगे और उसके बदले यहाँ सुरक्षा देंगे ना मात्र की। और ये इतना काम कर दिया, आप सोचिए अब धीरे धीरे भारत को जीत रहे हैं कि नहीं, ये जीत गए, ये जीत गए, ये जीत गए, जीतने के तो समान है, पैसा आ रहा है, सेना की सुरक्षा खुदे दे रहे हैं। अब ये जीत गए, ये जीत गए और सबको पेंशन दे भगा रहे हैं। मुगल बादशाह जो नाम मात्र कहता है उसको 26 लाख रुपए महीना पेंशन दे दिए, उसके आगे आने वाले में उसको पेंशन भी नहीं देंगे जो उसका वंश आएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी ले लिए, अपने पैसा वसूलेंगे, ये नाम मात्र का रह जाएगा यहाँ पे प्रशासक, वो भी इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो आगे का जो हम लोगों का टॉपिक था, प्लासी और बक्सर का युद्ध हो गया, अभी समाप्त करेंगे लास्ट में। प्लासी बक्सर का युद्ध हो गया। अब आगे जो हम लोग टॉपिक नोट किए थे, इसका नाम था द्वैध शासन। द्वैध शासन का अर्थ आप लोगों को समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा है? ये 1765 बक्सर युद्ध के बाद और चलेगा ये 1772। ये रॉबर्ट क्लाइव उस समय, अब गवर्निंग सिस्टम हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के समय शुरू हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव, अब खत्म होगा वारेन हेस्टिंग के समय खत्म होगा, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय खत्म होगा। ये रॉबर्ट क्लाइव के समय शुरू हुआ और उस समय खत्म हुआ। द्वैध शासन का मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट, मतलब क्या कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ही रहे हैं और नाम मात्र के नाम के लिए प्रशासक हैं उनका। तो दो लोग, एक कंपनी का शासन भी और नवाब का शासन भी, दो लोगों का शासन हो रहा है कि नहीं, इसी को द्वैध शासन कहते हैं। ये हो गया, इसको कल और डिटेल में देखेंगे, वीडियो कल बड़ा हो गया था तो बोरिंग लग रहा था, तो इसलिए आज छोटा किया। ठीक, एक बार समाप्त करते हैं। ये विस्तार था, ब्रिटिश विस्तार में एक टॉपिक था प्लासी का युद्ध, इसको समाप्त कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये बंगाल के नवाब सिराजू, इसको लिखिए, सिराजू वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। धोखा कौन किया था? धोखेबाज इसी का मुख्य सेनापति मीर जाफर किया था। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, मीर जाफर को यहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया गया, ये वहीं मारा गया। ये जमींदारी दे दिया 24 परगना को, अंग्रेजों की पहली जमींदारी यही दिया था कि भैया 24 परगना एक क्षेत्र था, एक शहर था कि इसकी तुम वसूलो, रेवेन्यू वसूलो। ये हो गया प्लासी। डेट हम आपको बता दिए थे 23 जून 1757। बंगाल में ही एक प्लासी जगह है, प्लास का पेड़ ज्यादा होता है इसलिए उसको प्लासी कहते हैं। ये हो गया, और भी सब काम हुए तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, थोड़ा समाप्त कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी। अब दूसरा होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच? तो अभी आप देखें कि 1760 में मीर जाफर 1760 तक बनता है, रास्ते से भटक जाता है, फिर उसी के दौरान मीर कासिम को नवाब बना देते हैं बंगाल का। 1763 में वो अपना रुतबा जमाने लगता है, उसको भी खेत देते हैं, फिर मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। तो इसमें एक तरफ हो जाएगा मीर कासिम, एक तरफ रहेगा मीर कासिम जो बंगाल का खदेड़ा हुआ नवाब था। दूसरा ये अवध के नवाब को बुला के लाया था, उसका नाम था सुजाउद्दौला, ठीक है। और मुगल बादशाह, उसका नाम था शाह आलम सेकंड, मतलब समझ रहे हैं। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके नेतृत्व करता कौन है? हेक्टर मुनरो। डेट कौन सा है? अक्टूबर 1764। इसके बाद क्या हुआ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली अंग्रेज, और धीरे धीरे अब एक एक करके जब यहाँ से इतना पैसा आएगा तो भारत को जीतने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 10 साल में। जब ये 64 तक 50 से शुरू किए थे, 46 से जीतना 65 तक पहुंच गए। 65 द्वैध शासन। अभी आगे वाले आने वाले समय में है पूरा भारत जीत लेंगे, पूरा भारत को एक एक करके मिला लेंगे।
किसी को जबरदस्ती मिलाएंगे, किसी को ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा, द्वैत शासन के बारे में भी कुछ पाठ जान लिया कि द्वैत शासन क्या होता है। ड्यूअल गवर्नमेंट, कंपनी और नवाब का शासन था। दीवानी अधिकार कंपनी के पास था, प्रशासनिक अधिकार नाम मात्र के लिए नवाब के पास था। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको बताइएगा, कमी कुछ होगी तो सुधार किया जाएगा। उसमें कुछ गाली वाली भी दे दिए हैं, तो वो तो ऐसे हो गया। ठीक है, थैंक यू।